कैलकुलस के दो डिविजन्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमारी सीरीज़ में हम फिज़िक्स में यूज़ होने के लिए जितनी कैलकुलस की हमें ज़रूरत है हम उसको कवर करने जा रहे हैं। 11th क्लास फिज़िक्स में जितना हमसे डिमांड है, कैलकुलस की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली दो वीडियोज़ में हमने जैसा कि डिफरेंशियल कैलकुलस सीखा है, होप आपने प्रैक्टिस की होगी और कर भी रहे होंगे। आज हम उसका रिवर्स प्रोसेस सीखते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के भी दो डिवीजन्स हैं, एक है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड वन इज indefinite इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपके फिज़िक्स में तो बहुत ही काम आने वाली है आगे जो भी चैप्टर्स आप करने वाले हैं। और जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, लाइफ में फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, तब तक ये काम आने वाली चीज़ है। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए आप इससे बच के मत निकलने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला। तो इसको आप समझिए, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, इस टॉपिक को पढ़ने में। देखिए इसका जो ऑपरेटर है वो है दिस सिंबल एंड dx, ये इसका ऑपरेटर है। ये जिसके ऊपर भी ऑपरेट करेगा उसको इंटीग्रेट कर देगा एज पर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें ये जो सिंबल है इट इज बेसिकली इलोंगेटेड एस को बड़ा कर दिया। अगर ऐसे लिखा जाता है तो मैंने इसको ऐसे कर, एंड दिस स्टैंड्स फॉर सम। इंटीग्रेशन में बेसिकली हम सम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का सम करते हैं। उसमें कैसे सम होता है, क्या चीज़ है इंटीग्रेशन, उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, वो 12th में आपके पास बहुत ज़्यादा है। 12th में पूरे कई सारे चैप्टर हैं, पूरा इंटीग्रेशन से ही भरा हुआ है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ही है 12th में, एक बुक तो पूरी उसी में है। तो उस प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हम करते कैसे हैं जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। देखिए इसके लिए पहला फार्मूला हम करते हैं, पहला फार्मूला वही xn dx है, और डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती थी और जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती थी, कोफिशिएंट बन जाती थी, यहाँ डिवीजन में आएगी, और एक कांस्टेंट लग जाता है c। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ ही वैल्यू हो सकती है जो हमें नहीं पता है जब तक कि इसकी बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ना दी गई। वो डेफिनेट इंटीग्रल में भी मैं आपको बताऊंगा इनिशियल फाइनल कंडीशंस क्या होती हैं या लिमिट्स क्या होती हैं। और यहाँ पर सपोज करिए 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, x प्लस सी, सी तो आएगा ही आएगा। सेकंड फार्मूला मेरा हो गया। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी फार्मूले की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है एक इसका इंटीग्रेशन x⁻⁻1 dx का। इसका इंटीग्रेशन बच्चों इस तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका इस फार्मूले से इंटीग्रेशन कर दूंगा तो -1 इधर है, एक पावर ऐड हो गई और यहाँ तो 0 बन जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है तो मैं इसका इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा ये, 11th में तो बहुत रेयरली यूज़ होगा। हो सकता है कोई जेई के अगर क्वेश्चंस हैं तो उसमें जेई मेंस में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आप करें इसमें, बट ये हमें पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं आ गया तो आप ये ना कर बैठें। तो इसको अवॉइड करिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखते भी ऐसे हैं, ऐसे लिखते भी नहीं है, ये इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा भी नहीं जाता। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन log e बेस x
प्लस सी। अब लॉग ई एक्स क्या होता है, ये बस अभी याद रखिए। लॉग टेबल आपने अगर पढ़ी होगी 9th में पढ़ी होगी तो लॉग बेस 10 पढ़ा होगा, लॉग टेबल उससे देखते हैं। ये नेचुरल लॉग है, इट इज़, जिसका बेस ई होता है, ये नेचुरल लॉग कहलाते हैं। इसको एल एन से भी डिनोट करते हैं, एल एन, लॉग नेचुरल। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और फाइनली एक फार्मूला और मैं दे देता हूँ आपको, ई एक्स डी एक्स। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई एक्स ही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होता है, प्लस सी। चलिए कुछ अब एग्जांपल्स लेके करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है से सिंपल एग्जांपल लेते हैं x⁵ का dx। dx जरूर लगेगा क्योंकि ये बताता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग। सो वी आर इंटीग्रेटिंग x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे x⁵ को डिफ्रेंशिएशन के ऑपरेटर के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरीके से हम इंटीग्रेट भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के हिसाब से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास देखिए ये वाला है। अगर आपको ध्यान, वैसे इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है ये, बहुत सिंपल है। एक पावर ऐड कर दीजिए और जो पावर ऊपर है उसको ऊपर को नीचे लिख दीजिए और प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए। So this becomes 5 plus 1, 5 plus 1 here also and a constant. So this is x⁵ plus c। और देखिए अगर ये इस तरीके से होता तो क्या करते, ये चलिए इसको 6 ले लेते हैं, ये कट जाएंगे, 6 ले लेते हैं। इस तरीके से होता तो क्या करते, देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन से बाहर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा होगा, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx ऑफ ax², तो इसको a को यहाँ लेते थे और dy/dx x² कर देते थे एंड इसकी वैल्यू आ जाती थी 2x। तो ठीक उसी तरीके से कांस्टेंट को बाहर रखिए इंटीग्रल साइन से, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें एक पावर बढ़ा दीजिए तो 6 हो जाएगी ये, और डिवाइडेड बाय द सेम पावर प्लस सी। 6 से 6 कैंसिल, x⁵ प्लस सी। और आगे बढ़ते हैं। अगर इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके का फंक्शन आ जाए हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c आ जाए, तो क्या करेंगे। इन दैट केस ये इंटीग्रल साइन, ये जो ऑपरेटर है सब पे ऑपरेट करेगा। इसको कंपेयर करिए इससे, ax² प्लस bx प्लस c से। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर सब पे ऑपरेट करता था, d/dx ax² प्लस d/dx bx प्लस d/dx c, ये सब पे ऑपरेट करता था एंड एज पर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये इसको डिफरेंशिएट कर देता था। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये सब पे ऑपरेट करेगा। देखिए ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। ए को कांस्टेंट है, बाहर रखिए x²। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ऊपर वाले स्टेप में, बट आपको समझाने के लिए मैंने वहाँ नहीं लिखा है। इस स्टेप में इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वेरिएबल जो है उसका होगा। देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा ax³/3। वही फार्मूला है मेरे पास, xn एक ही फार्मूला है बेटा। अभी फिलहाल आपके फिजिक्स के यूज़ के हिसाब से, फार्मूले से बहुत है, इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं हमारा फोकस सिर्फ इस फार्मूले पे। इसके ऊपर जो थोड़े बहुत बनते हैं क्वेश्चंस बनेंगे वो हम करेंगे, और वही आपके फिजिक्स के लिए सफिशिएंट होगा। बस उसी को समझ लीजिए। 3 प्लस bx² प्लस cx, और प्लस कांस्टेंट ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पे c हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम कुछ और नाम रख लेते हैं, c'। तो दिस कंप्लीट्स योर इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। एक और कर लेते हैं। सपोज करिए अगर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या होता, तो बेटा अगर ये सब्ट्रैक्शन होते तो इसमें सब में वही साइंस जो है वो ऐसे ही लग जाते हैं, प्लस माइनस। माइनस होता तो माइनस हो जाता, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
से ए एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस बी ले लेते हैं। ये आप खुद करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, एक क्वेश्चन दिमाग में बच्चों की अक्सर आता है कि सर अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें इक्वेशन के, कोई इक्वेशन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसके इट इज़ इक्वल टू से 5x स्क्वायर dx, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो हम कांस्टेंट कौन सी साइड लगाएं? जो इंटीग्रल कांस्टेंट है, वेयर टू पुट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है और आता है बच्चों के, समझ नहीं पाते हम किस साइड लगाएं, और अगर हम एक साइड लगाएं तो क्यों लगाएं, हम दोनों साइड क्यों ना लगाएं। तो देखिए उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। सपोज करिए एक इसको और थोड़ा सा अगर हम इजी बना दें, चलिए इजी तो वैसे है ही है, चलिए इजी बना देते हैं इसको। देखिएगा इंटीग्रेशन, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, x dx प्लस b dx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन होने के बाद आपने ये साइन और ये साइन हटा देना है, ऑपरेटर को हटा देना है, लिखना नहीं है। और जब तक इंटीग्रेशन ना हो जाए तब तक ये सिंबल रहेंगे इनके साथ। ये जो ये साइन जो है इंटीग्रेशन साइन और dx ये लगा रहेगा। dx हट गया तो इंटीग्रेशन हो गया। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एज पर द फॉर्मूला प्लस बी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इज इक्वल टू 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस, अब इस साइड इंटीग्रेशन, लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन हुआ है, राइट में भी इंटीग्रेशन हुआ है, इस वाली साइड भी इंटीग्रेशन हुआ है, इधर भी हुआ है, तो सब इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो दोनों साइड लगना चाहिए। चलिए भाई आपकी बात मान ली, दोनों साइड इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिए, C1 और C2। अब देखिए और क्या हो सकता है इसमें, देखिए ए एक्स स्क्वायर बाई 2, सारे वेरिएबल्स में एक साइड कर लेता हूँ, सारे एक्स की टर्म्स में एक साइड कर लेता हूँ और कांस्टेंट को एक साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1। भाई C2 माइनस C1, कांस्टेंट में से कांस्टेंट अगर माइनस करेंगे तो कांस्टेंट ही तो बचेगा, दिस विल अगेन बी ए कांस्टेंट। C2 माइनस C1 करेंगे, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाया, कांस्टेंट में से अगर हमने कांस्टेंट घटाया तो कांस्टेंट ही बचेगा, तो उसको हम C लिख लेते हैं। तो यही रीज़न है कि हम एक ही साइड कांस्टेंट जो है इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही साइड को लगाते हैं, दोनों साइड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार दोनों साइड लिख देते, क्योंकि सर ने बताया था भाई दोनों साइड की इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट लगता है, और अगर इक्वेशन के दोनों साइड है तो फिर तो दोनों साइड लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, आप दोनों साइड लगाएंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब हम करते हैं, इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और बुक्स में बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, उनमें देखिएगा छोटे छोटे इंटीग्रेशन के सवाल होंगे, उसको करिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा 12th में है आपके कोर्स में। और अब चलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स दी होती हैं, आपको कुछ इस तरीके से होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ fx इज gx, एक fx कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट किया, gx आ गया। तो देखिए, और हमको इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट्स, क्वेश्चन हमारे पास ये है, इंटीग्रेट
एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द लिमिट्स ए टू बी। देखिए कुछ इस तरीके से है। देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा और किया कैसे जाएगा, होता क्या है इसमें। एफ एक्स कैन बी एनीथिंग, एफ एक्स एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी देखेंगे हम करेंगे इसको। देखिए एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन के साइन में ही इसको यहाँ लोअर लिमिट को इसको जो पहली लिमिट है कहाँ से कहाँ तक करना है, तो यहाँ से ए से लेके बी तक करना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सो हमारा इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने बोला है ऊपर आपको कि ये जी एक्स होता है, जी एक्स है, होता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, जी एक्स है। तो जी एक्स हो गया और इसको हम जी एक्स करके हम लिमिट्स लिखेंगे ऐसे, और इसमें सी नहीं लगता, नो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज अप्लाइड, क्योंकि इसकी वैल्यू जब लिमिट रखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट जी बी माइनस लोअर लिमिट जी ए, ये आपका आंसर आ गया। सॉरी, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स टू द पावर एन का ले लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी इसको इंटीग्रेट करना है। सब वो फार्मूला हमारे पास है, कुछ भी नहीं है इसमें करने को। पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेट कर लीजिए, बाद में लिमिट लगा दीजिए। देखिए एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन, ये ऑपरेशन तो आपको पता ही है, अभी तक सीख ही गए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और ए से बी लिमिट लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब जहाँ जहाँ एक्स है आपके ब्रैकेट के अंदर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट लिखिए। सब एक ही एक्स है यहाँ, तो एक ही लिखेंगे, एन प्लस वन है और ये एन प्लस वन यहाँ आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब है फंक्शन में अपर लिमिट डाल के, ये नहीं कि बी माइनस ए कर दें आप, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये नहीं करना है। फंक्शन में, इस फंक्शन एक्स है यहाँ पे, एक्स की जगह बी डालिए और उसके बाद ए डालिए, माइनस करके ए डालिए, तो ए एन प्लस वन और यहाँ एन प्लस वन। तो सी की जरूरत है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो इस तरीके से चलता है, ये भी वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर यहाँ देखें ऊपर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और चलते हैं और देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x का dx फ्रॉम 0 to 1 पे, ये लिमिट्स दी हुई हैं। अब वही हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वही उसी तरीके से करेंगे जैसे सीखा है हमने, dx 0 to 1, बट हमें लिमिट्स जो है साथ में रखनी है हमेशा, कांस्टेंट बाहर 0 to 1 एंड x dx। देखिए एक्स टू द पावर 3 फार्मूला वही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2। बस डिफरेंस यहाँ है कि आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है और सी नहीं लगाना है, वैल्यूज़ रखनी है। इसमें वैल्यू रखिए तो ये हो गया 1/3, अपर लिमिट रखिए पहले, फिर लोअर लिमिट रखिए, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। यहाँ देखिए 1 लिखेंगे, प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में अगर 0 रखेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, वो भी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4/3 इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, लिमिट आपकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसमें साइन एक्स भी दे सकता है वो, भाई साइन एक्स से कॉस एक्स इंटीग्रेट करो, इट कुड बी एनीथिंग, ए कुड बी एनीथिंग, बी कुड बी एनीथिंग। तो लेकिन आपको जो 11th में जो है, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ मैं उस बात को, कि आपको लिमिट्स बहुत छोटी होंगी, 0 से 1, 0 से 2, -1 से, चलिए 0 से 2 ले लेते हैं, एक्स टू द पावर 2 ले लेते हैं, प्लस
3x² इंटू dx x क्यूब यहाँ लिख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। x³ इंटीग्रेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। 0 to 2 प्लस 3x² 0 to 2 एंड dx तो रहेगा ही। जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन का साइन इलोंगेटेड s रहेगा वहाँ dx तो रहेगा ही। dx आपने छोड़ना नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में dy/dx नहीं छोड़ते थे, वैसे यहाँ पर भी नहीं छूटेगा। जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ वहाँ ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो दिस बिकम्स x⁴ एज पर द फॉर्मूला प्लस अपॉन 4 प्लस 3x³ upon 3. Apply the limits here, write it down. Now these cancel out. Now put upper limit in the variable, in the whole thing, and then lower limit. देखिए 2 to the power 4 upon 4 plus 2 to the power 3 माइनस, यहाँ ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ ज़ीरो करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा। तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको हम लिख सकते हैं इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 8, ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 4 12, ये आंसर है इसका। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन होगा। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आपके 11th के फिज़िक्स के यूज़ के हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है।